हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो आवर इन्वायरमेंट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो चेंजेस कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हमने पहाड़ देखे हैं, पठार देखे हैं, मैदान देखे हैं, लेकिन कुछ सालों में जो पहाड़ हैं वो कट के छोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस कैसे आते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। अगर हम बात करें, ये जो है जो हमारी पृथ्वी को चेंज करते हैं, ये बल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे हमारी पृथ्वी जैसे गोल है, तो एक तो अंदर से फोर्स लगाएंगे और उसको चेंज करेंगे, और कुछ बल ऐसे हैं जो बाहर से फोर्स लगाते हैं और हमारी पृथ्वी की बाहरी जो संरचना है उसको चेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्जनित बलों की। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ प्लेटों में बटी हुई है। जैसे कि उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिसमें एशिया और यूरोप आते हैं, अफ्रीकी प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। इस तरीके से हमारी पृथ्वी प्लेट्स में बटी हुई है। जैसे जैसे महासागर महाद्वीप हैं उस तरीके से प्लेट्स बनी हुई हैं। ये प्लेट्स क्या होती हैं? ये स्थलखंड का या फिर हमारी पृथ्वी का ऐसा हिस्सा होता है जो तैरता रहता है। मतलब हमारी पृथ्वी के नीचे हमने देखा कि गर्म मैग्मा होता है, गरम गरम, और उसके ऊपर कुछ हिस्सा जो है वो तैरता रहता है और ये मूवमेंट करता है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है प्लेट। इसी के कारण, प्लेटों की गति के कारण ही हमारी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल कहते हैं। तो बेसिकली ये पृथ्वी के अंदर होते हैं, अंदर वाली साइड, और ये पृथ्वी को उस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसी कारण से इनको अंतर्जनित बल बोला जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्केनो है, तो इस तरीके से फोल्ट वगैरह बनते हैं, लेक्स, ये लेक बनी हुई है, और हमारी पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ है जबकि कुछ गहरा हिस्सा है। तो इस तरीके से हिस्से बनते हैं ये। अगर हम बात करें बहिर्जनिक बलों की, तो वो ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये पृथ्वी की बाहरी साइड पर होते हैं, और जो हम हमें दिखते हैं, इसके अंदर जो हम चेंजेस होंगे वो हमें दिखेंगे। जैसे कि ये पहाड़ वगैरह खिसका तो हमें दिखेगा। इसके साथ ही कोई नदी बनना, रोड बनना, या फिर अगर कोई ग्लेशियर वगैरह बह गया या फिर मिट्टी वगैरह बह गई तो वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये वाले जो फोर्स होते हैं बहिर्जनिक, ये हमें दिखाई भी देते हैं इनका असर। और इसीलिए इन्हें बोला जाता है बहिर्जनिक बल, क्योंकि ये बाहर की तरफ से पृथ्वी को चेंज करते हैं। भूकंप किस बल के कारण आता है? हमने डिस्कशन किया कि जो चेंजेस होते हैं वो बलों के कारण आते हैं, लेकिन इसके अंदर अंतर्जनित बल जो होता है वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी। भूकंप में ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो बेसिकली ये अंतर्जनित बलों के प्रकार हैं, क्योंकि वोल्केनो है उसके अंदर जो लावा निकलता है वो धरती के अंदर से निकलता है, तो इसलिए अंतर्जनित बल हुआ। लेकिन जब बाहर आकर जम जाता है तब उससे भी नई संरचना बनती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी है, ये सडनली आने वाली घटनाएं होती हैं और उसकी वजह से पृथ्वी पर काफी नुकसान होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र और अभिकेंद्र क्या होता है? जैसे कि स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, भूकंप, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों मतलब मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, लेकिन अगर एक दूसरे से ये टकरा गई तो उससे झटका तो लगेगा, तो उससे हमें भूकंप फील होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जापान में भूकंप वगैरह बहुत आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान जो है प्लेट के किनारे पर स्थित है। मतलब जो हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा कि जो मैग्मा के ऊपर तैरती हैं उसके किनारे पर जापान स्थित है, और जब वो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वहां पे भूकंप आते हैं। इसे हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और यहाँ पे इसीलिए ज्वालामुखी भी बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से प्लेटों के जो झटके होते हैं उसकी वजह से हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो बेसिकली जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो कई बार कंपन इतना ज्यादा होता है कि हम इसको काफी ज्यादा फील कर सकते हैं। आपने भूकंप के झटके फील किए होंगे कभी ना कभी। तो इसलिए इन्हें भूकंप कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी पूरी कांप जाती है। जो हिस्से में भूकंप आया था वो हिस्सा कांप जाता है। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारी भूप्रपट्टी जो है स्थल भाग के ऊपर 35 किलोमीटर होती है, तो उसके नीचे जो बिंदु होता है जहां से भूकंप प्रारंभ होता है और बाद में बाकी जगहों पर फैलता है भूकंप, तो उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम यानी कि जहां से उसका निर्माण हुआ, जैसे कि नदी का उद्गम केंद्र होता है उसी तरीके से भूकंप का भी उद्गम केंद्र होता है।
उद्गम केंद्र के भूस्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर से यहाँ से जो है भूकंप शुरू हुआ और उसके बाद उसका जो पृथ्वी के धरातल पर निकटतम स्थान होगा उसे बोलेंगे हम अधिकेंद्र। तो बेसिकली ये जो होगा जो धरती के अंदर होगा इसे बोला जाएगा उद्गम केंद्र, यानी कि जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है, और जो बिल्कुल पास में होगा उसे बोला जाएगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। मतलब जो हमने अभी अधिकेंद्र देखा उसके पास जो भी जगहें होगी वहां पर बहुत ज्यादा हानि होगी एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। अब यहाँ जो है सबसे ज्यादा झटका लगेगा और वहीं इससे कम थोड़े से जो स्थान दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे भूकंप के झटके जो है कम होने लगेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम केंद्र जो कि पृथ्वी के अंदर होता है भूप्रपट्टी के नीचे। उसके जस्ट ऊपर जो होता है अधिकेंद्र होता है, निकटतम स्थान जो धरातल पर होता है। और अधिकेंद्र के पास हमें बहुत ज्यादा झटके फील होते हैं और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं हमें झटके कम लगते हैं, भूकंप की तीव्रता जो है कम हो जाती है। अगर हम इसको इमेज में देखें तो ये देखिए, ये ऐसे धरती है, ये हमारी धरातल है जिस पर हम रहते हैं और ये हमारी पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा है, मतलब धरातल से जस्ट नीचे। तो हमें यहाँ दिखाई देता है फोकस यानी कि उद्गम केंद्र जहां से भूकंप प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये धीरे धीरे फैलेगा और उसके ऊपर जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर उसकी जगह होगी उसे हम बोलते हैं एपीसेंटर। एपीसेंटर पर हमें सबसे ज्यादा झटके फील होते हैं भूकंप के। उसके बाद मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको बहुत ज्यादा झटका फील होगा, लेकिन वहीं आप जहाँ यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ऐसे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भूकंप आया है, थोड़ा झटका लगा है। लेकिन उसके बाद भूकंप की तीव्रता डिस्टेंस बढ़ने के साथ, दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। तो ये है उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र का कॉन्सेप्ट। याद रखना है आपको कि जो उद्गम केंद्र है वो धरातल के अंदर होता है पृथ्वी के अंदर, और जो एपिसेंटर है यानी कि अधिकेंद्र वो ऊपर मिलता है हमें धरातल के। भूकंपीय तरंगे जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पी वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे, एल वेव्स या पृष्ठीय तरंगे। तो इन्हें 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या लव वेव्स। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट वन है वो है पी वेव। ये है पी वेव और ये ऐसे चलती है बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन वही एस वेव्स जो है वो ऐसे चलती हैं। लव वेव जो है वो इस तरीके से चलती है। तो ये इन तीनों के चलने का तरीका है। इसके साथ ही एक नई वेव होती है रेले वेव, ये हमें अभी नहीं पढ़नी है, ये बड़ी क्लासेस के लिए होती है। इस तरीके से मोस्टली भूकंप की जो है 3 ही वेव्स को माना जाता है। भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जैसे आप अपना फीवर चेक करते हो उसके लिए एक यंत्र होता है, वैसे ही भूकंप के लिए भी एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जैसे कि हम टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, वैसे ही भूकंप की तीव्रता चेक करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब अगर 2.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया तो उसका प्रभाव हमें पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है उससे मतलब वस्तुएं वगैरह गिर जाती है और वस्तुओं के गिरने से क्षति भी हो सकती है। तो 5.0 के भूकंप पे क्षति हो सकती है, लेकिन जिसकी भूकंप की तीव्रता 6.0 या फिर उससे ज्यादा होती है तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, काफी खतरनाक प्रकार का होता है भूकंप और बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7.0 होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, बिल्कुल तबाही लाने वाला। तो इस तरीके से भूकंप की तीव्रता पर डिपेंड करता है कि वो कितना नुकसान करेगा। 2.0 पे तो हमें पता भी नहीं चलता, 5.0 पे चीजें वगैरह गिरने से क्षति हो जाती है, 6 पे जो है काफी शक्तिशाली होता है, 7 पे तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस होती है भूकंप की और काफी नुकसान भी पहुंचाता है। इस तरीके से जो रिक्टर स्केल है वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ 1 और 2 पे तो है बिल्कुल ग्रीन जोन, मतलब कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद जो है नुकसान वाली चीजें, और 9 जो है वो तो बिल्कुल ही खतरनाक होता है, और 7 है उससे भी काफी नुकसान होता है। मोस्टली जो है 7 तक भूकंप आते हैं और उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। 6 मैग्नीट्यूड या 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप बहुत आम माने जाते हैं, ये आम खास आते रहते हैं और इससे कुछ कुछ नुकसान भी होता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाना या इस तरीके के नुकसान। तो इस तरीके से रिक्टर स्केल काम करता है। भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप भूकंप से बचने के लिए क्या करते हैं? भूकंप कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी बताना कुछ सक्षम नहीं है और न ही अभी तक कोई यंत्र है जिससे हम पता लगा सके कि भूकंप आएगा।
इसलिए बचाव के तरीकों पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। मतलब हम भूकंप का पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब आ जाए भूकंप तो उससे बचाव तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो इससे बचने के हम तरीके देखते हैं। आप के घर पे अगर कोई इस तरीके का भूकंप आ जाए, वैसे इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग भूकंप आना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं कई क्षेत्रों में, क्योंकि आजकल जियोग्राफी और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कुछ परिवर्तन हो गए हैं, तो भूकंप वगैरह कहीं भी आ सकती है। इवन आजकल तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सूखे क्षेत्र में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि वहां फ्लड आने वाली हो जाती है। तो आप बताइए कि अगर आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, या दीवार के अंदरूनी कोने में। तो यहाँ पे आपको छिपना है दीवार के किसी अंदरूनी कोने में, या फिर आग वाला स्थान है जैसा कि गैस सिलेंडर से तो दूर ही रहना, चिमनी के आसपास, या फिर टूट सकने वाली खिड़कियां जैसे लकड़ी वगैरह की, या फिर दर्पण या तस्वीर फ्रेम से आपको दूर रहना है। क्योंकि आपकी भूकंप की वजह से आपको कुछ चोट लगे ना लगे, लेकिन अगर ये कांच वगैरह की चीजें टूट गई तो उससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। मतलब कि आपको हमेशा किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस आप जियोग्राफिकल लोकेशन में रहते हो, आपको पता होता है कि यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं, या बारिश ज्यादा आती है, या गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो आपको पहले ही आपको जागरूक रहना चाहिए, पहले ही आपको तैयार रहना चाहिए। जैसा कि हमें नहीं पता होता कि किस बिल्डिंग में आग लग जाए, या फिर वो बिल्डिंग सेफ है या नहीं, किस बिल्डिंग में आग लगेगी, या फिर वो सेफ है या नहीं। लेकिन फिर भी हर किसी बिल्डिंग में हमें वो आग बुझाने के लिए वो सिलेंडर मिलते हैं। या फिर कुछ हमने देखा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, वहां पे मिट्टी की भरी हुई बाल्टियां पड़ी रहती हैं। तो उनको पता है कि वो पेट्रोल है डीजल है वहां पे, तो वहां आग लग सकती है। इसी वजह से वो ऑलरेडी अपना तैयार रहते हैं पहले से ही कि अगर आग वगैरह लग जाए तो वो मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे आग बुझाने में, क्योंकि पानी से तो आग ज्यादा बढ़ती है। अब हम बात करते हैं जलप्रपात की। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, और विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात मिलते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि काफी ऊंची जगह होती है, मान लीजिए ये कोई ऐसे क्लिफ है, ऊंची जगह है, तो यहाँ से अगर कोई नदी बह रही है और यहाँ से पानी नीचे गिरेगा तो उससे बनेगा जलप्रपात। जैसा कि अगर आप अपनी छत से पानी को नीचे गिराएं तो उससे जलप्रपात बनता है, वैसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से जलप्रपात बनते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ऊंची जगह है, ये बिल्कुल पहाड़ी है काफी ऊंची, और यहाँ से नदी का पानी नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके से जब हाइट से पानी गिरता है तो उसे हम बोलते हैं वाटरफॉल्स। सबसे ऊंचा प्रपात जो है दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला जो है वहां एंजल जलप्रपात है, वो सबसे ऊंचा है। आप ये वाटरफॉल्स देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये कितना ऊंचा पठार है, और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो इस तरीके से बनते हैं जलप्रपात। अन्य जलप्रपात में उत्तरी अमेरिका में कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में नियाग्रा वाटरफॉल्स हैं। ये भी काफी देखने में सुंदर लगते हैं, इस तरीके से इनका व्यू आता है। ये नियाग्रा वाटरफॉल्स हैं। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया वाटरफॉल्स हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल्स काफी ज्यादा फेमस हैं, तो आपको याद रखना है कि नियाग्रा वाटरफॉल्स कहाँ है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया वाटरफॉल्स। और विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल जो है वो दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में है। अब हम बात करते हैं अक्षय और अपर्दन। अक्षय और अपर्दन जो है ये भी जो फोर्सेस होते हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर के शुरू में डिस्कशन किया, उसके भाग होते हैं। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रकारों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकृत होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को अपक्षय की क्रिया कहते हैं। और जब भूदृश्य जैसे जल, हिम, पवन, ये भी विभिन्न घटकों से होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो जब चट्टान वगैरह टूटती है, मान लीजिए कोई पहाड़ टूटा और वो टूट रहा है, तो उसे बोला जाता है अपक्षय। लेकिन जल, पवन या फिर हिम के कारण जो क्षय होता है उसे हम बोलते हैं अपर्दन। मतलब इनकी वजह से जो घिसाव होता है उसे हम बोलते हैं अपर्दन। इस तरीके से ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक फोर्सेस होते हैं वो पृथ्वी के अंदर से जो है फोर्स लगाते हैं, और उसकी वजह से पृथ्वी की बाह्य संरचना जो है प्रभावित होती है। जैसे कि प्लेटें वगैरह, प्लेटों के मूवमेंट से, जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं तो उनके मूवमेंट से बाहर है
पृथ्वी के धरातल पर जो है पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन वहीं जब दूर जाती है प्लेट्स, तो वहां पे एक ट्रेंच बन जाता है, गहरे खाइयां गड्ढे बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये आंतरिक यानी कि अंतर्जनित बल होते हैं। लेकिन वहीं बहिर्जनक बल होते हैं जिन्हें हम अपवर्तन या अपक्षय बोलते हैं। तो ये बहिर्जनिक बल जो होते हैं ये बाहर से फोर्स लगाते हैं। जैसे कि यहाँ कोई चट्टान पड़ी हुई है और बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है, तो ज्यादा अगर लंबे टाइम तक बारिश होगी तो वो चट्टान धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लग जाएगी, क्योंकि बारिश जब इतने ऊपर से गिरती है तो एक चट्टान को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसे हम बोलते हैं अपक्षय अपरदन की क्रियाएं। तो इस तरीके से बाह्य और आंतरिक फोर्सेस हमारी पृथ्वी की जो धरातल पे जो संरचनाएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं और ह्यूमन लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।